हेलो दोस्तों, आज हम बॉलीवुड एक्टर राजीव खंडेलवाल की हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज द सीक्रेट ऑफ सिलेदार की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। वेब सीरीज की शुरुआत 1996 में महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर नगर से होती है, जहां कार से पति पत्नी और एक छोटा बच्चा यात्रा कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक ट्रक धक्का मार देता है, जिसमें पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि छोटे बच्चे की जान बच जाती है। एंड फिर सीन प्रेजेंट में रायगढ़ शिफ्ट होता है, जहां हमें डॉक्टर रवि और उनके भाई आदित्य को हिल क्लाइंबिंग करते हुए दिखाया जाता है। एंड फिर हमें एक मंदिर में कृष्णमूर्ति दीक्षित नाम के रिटायर्ड जज को दिखाया जाता है, जो कि सिलेदार संगठन के एक मेंबर भी थे। दीक्षित एक प्रतीक नाम के व्यक्ति से कहते हैं कि आज तक मैंने यह जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम यह जिम्मेदारी सिलेदारों के असली वारिस को सौंप दें। जिस पर प्रतीक दीक्षित से पूछता है कि क्या वो यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, जिस पर दीक्षित कहता है कि मुझे कैंसर की बीमारी है और कभी भी मेरी मौत हो सकती है, इसलिए मैं जल्द से जल्द ये जिम्मेदारी उसे सौंपना चाहता हूँ। आगे वे प्रतीक से कहते हैं कि मंदिर के पास एक पात्र में रखे पानी में सूर्यदेव की छाया को देखते हुए प्रार्थना कर लेना। एंड फिर प्रतीक देखता है कि पानी में एक अद्भुत चाबी रखी हुई है, जिसे प्रतीक ले लेता है। एंड फिर सीन रामचंद्र नाम के गवर्नर का होता है, जिसकी नज़र सिलेदारों के खजाने पर थी। उसे प्रभु नाम का गुंडा बताता है कि दीक्षित दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, इसलिए आप जल्दी कुछ करिए, नहीं तो खजाने का राज हमें नहीं पता चल पाएगा। जिस पर रामचंद्र प्रभु से कहता है कि तुम उस पर नज़र बनाए रखो। एंड फिर सीन एक फंक्शन का होता है, जहां कृष्णकांत दीक्षित अपनी एक बुक लॉन्च कर रहा होता है कि तभी उन्हें स्टेज पर हार्ट अटैक आ जाता है। वहां बैठा डॉक्टर रवि तुरंत दीक्षित के पास दौड़ कर जाता है और वो दीक्षित की पल्स चेक कर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र दीक्षित की हाथों में पड़ी अद्भुत अंगूठी पर पड़ती है। जिस पर दीक्षित रवि से कहता है कि शौर्य की प्राप्ति से पहले तुम्हें अपने कर्तव्यों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि शौर्य पाना इतना आसान नहीं है। तभी दीक्षित की असिस्टेंट प्रियल रवि को जज की एक बुक देती है, जिसके फर्स्ट पेज पर लिखा होता है कि अपना कर्तव्य जानना है तो मिलने अकेले आओ। एंड फिर सीन रामचंद्र गवर्नर का होता है, जो पंडित जी से कहता है कि आप पूजा अर्चना करके मेरे पूर्वजों को बुलाइए और पूछिए कि खजाना कहाँ है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के खजाने का असली वारिस मैं ही बनूंगा। एंड फिर सीन रवि का होता है, जो दीक्षित से मिलने के लिए कोर्ट जाता है। तभी प्रभु नाम के गुंडे के आदमी की नज़र रवि पर पड़ जाती है, जो तुरंत प्रभु को रवि के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। जिस पर प्रभु उनसे कहता है कि इतनी रात को रवि जज से मिलने गया है, जरूर कोई गड़बड़ होगी, नज़र रखो उन पर, मैं आता हूँ। मुलाकात के दौरान रवि जज से पूछता है कि उस दिन बुक की लॉन्चिंग के टाइम आपकी पल्स सही चल रही थी, फिर भी आपने अटैक का झूठा नाटक क्यों किया। जिस पर दीक्षित रवि से कहती हैं कि हमारा एक सिलेदारों का संगठन है, जिसमें बहुत कम लोग बचे हैं। चूँकि अब मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, इसलिए यह जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भी इसी संगठन में से एक हो। जिस पर रवि कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जज रवि को बताते हैं कि सिलेदारों का संगठन छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन की देखभाल करता है, जिसके अध्यक्ष तुम्हारे पापा हुआ करते थे, लेकिन सिंहासन की लालच में कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी और उस हत्या को एक्सीडेंट का नाम दे दिया। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिता की जिम्मेदारी संभालते हुए सिलेदारों के हेड बन जाओ। तभी बाहर खड़े दोनों गुंडे अंदर आ जाते हैं और जज से कहते हैं कि आपके घर में बिजली फॉल्ट हुई है और उसे हम चेक करने आए हैं, लेकिन जज ने बिजली की कोई कंप्लेन नहीं की थी, इसलिए जज को तुरंत पता चल जाता है कि ये गुंडे हैं। चुपके से जज रवि को एक बुक देकर वहाँ से भगा देता है। रवि के जाने के बाद प्रभु आता है और जज से खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन जज के कुछ न बताने पर वो जज को जान से मार देता है। अगले दिन जज के कातिल की तलाश में पुलिस रवि को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में रवि बताता है कि मेरे जाने के बाद जज के ऑफिस में 2 इलेक्ट्रीशियन भी आए थे। तभी वहां जज की असिस्टेंट प्रियल आ जाती है,
जिससे पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि रवि जज के चैम्बर में 8 बजे गया था और 9 बजे बाहर निकला, जिससे स्पष्ट होता है कि जज का मर्डर रवि ने ही किया है। जिस पर रवि इंस्पेक्टर से कहता है कि ये देखिए, जज ने मुझे 9:30 बजे मैसेज किया था, तो कैसे मैं 9 बजे जज का मर्डर कर सकता हूँ। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि ये झूठा मैसेज तुमने ही भेजा होगा। तभी वहाँ रवि का भाई आदित्य आ जाता है, जो इंस्पेक्टर से कहता है कि कल रात मेरा भाई मेरे साथ था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप रवि और जज साहब की लोकेशन चेक कर लीजिए। एंड फिर प्रियल इंस्पेक्टर से कहती है कि सीसीटीवी में ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा कि रवि ने ही जज का मर्डर किया है, इसलिए कोई ठोस सबूत लाइए, फिर आप रवि को अरेस्ट करिएगा। जिसके बाद प्रियल रवि को लेकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में रवि बताता है कि जज साहब ने मुझे सिलेदारों के बारे में बताया था, लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि तभी 2 लोग वहाँ आ गए, जिसके बाद उन्होंने मुझे बुक देकर वहाँ से भगा दिया। एंड फिर 9:30 बजे उन्होंने मुझे एक अजीब मैसेज भेजा, जिसे हमें डिकोड करना होगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद रवि को उस मैसेज से चैम्बर नाम का शब्द मिलता है। अब रवि फैसला करता है कि हमें ज़्यादा जानने के लिए उनके चैम्बर को चेक करना होगा। एंड फिर रवि और प्रियल चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जिनका पीछा प्रभु भी कर रहा था, जिसे कोर्ट के बाहर इंस्पेक्टर पकड़ लेता है और पूछता है कि 2-3 दिनों से ये गाड़ी यहाँ दिख रही है। जिस पर प्रभु बताता है कि सर, मैं एक ड्राइवर हूँ और कोर्ट में लाइट रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसलिए मैं इस गाड़ी से 2 इलेक्ट्रिशियन को लाने और जाने का काम करता हूँ। एंड फिर सीन रवि का होता है, जिन्हें चैम्बर में एक अशोक स्तंभ को घुमाने पर एक लेटर के साथ एक टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, जिस दौरान वहां पुलिस आ जाती है। एंड फिर रवि और प्रियल खिड़की से कूदकर भागने लगती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें देख लेता है। एंड फिर सीन प्रताप नाम के खोजकर्ता का होता है, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर विशेष खोज करने के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाता है, लेकिन प्रताप पुरस्कार लेने से मना कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस पुरस्कार के योग्य नहीं हैं। एंड फिर सीन रवि, आदि और प्रियल का होता है, जो चाय पीने के दौरान उस लेटर को देख रहे थे, जो एकदम से ब्लैंक था। अचानक चाय की भाप पड़ने से उसमें लिखा हुआ विजिबल हो जाता है, जिसे सर्च करने पर पता चलता है कि लेटर में लिखे हुए नंबर मुंबई के चोर बाजार के लोकेशन के कोऑर्डिनेट हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी रवि की तलाश कर रहा था, इसलिए रवि फैसला करता है कि हम लोग उस लोकेशन पर बस से जाएंगे। लोकेशन पर रवि की मुलाकात जज के खास आदमी प्रसीक से होती है। रवि पुलिस से तो बच जाता है, लेकिन प्रभु के साथ उसके गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ते और वे रवि को देखकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन रवि उनसे बचकर भाग जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि जज के मर्डर के दौरान जो अननोन गाड़ी कोर्ट के बाहर खड़ी रहती थी, उसके ड्राइवर प्रभु का जज के मर्डर में कोई हाथ है, इसलिए पुलिस की टीम प्रभु की कार को ट्रैक करने लगती है। एंड फिर सीन प्रसीक के घर का होता है, जो रवि को बताता है कि एक बार मुगलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन को लूटने का प्रयास किया था, लेकिन सिलेदारों ने इसकी रक्षा करते हुए सिंहासन को बचा लिया। तब से सिलेदारों की पीढ़ियां सिंहासन की रक्षा करते हुए आ रही हैं। और मैं पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया करता था, जिस दौरान मेरी मुलाकात दीक्षित सर से हुई। एंड फिर दीक्षित सर ने मुझसे महाराष्ट्र के एक एरिया में अनऑफिशियल सर्वे भी करवाया, और जो हिस्सा तुम्हें दीक्षित सर के चैम्बर से मिला था, उसकी तलाश में गुंडों ने मेरी बीवी को भी मार डाला। लेकिन दीक्षित सर ने मुझे एक चाबी दी थी और कहा था कि एक दिन एक सिलेदार आएगा जिसे ये चाबी तुम दे देना। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रियल रामचंद्र से मिली हुई है और वो उसे रवि के सारे प्लान को बता रही होती है। एंड फिर सीन पुलिस टीम का होता है, जिन्हें रवि की कार मिल जाती है। तलाशी के दौरान उन्हें कार से एक जीपीएस ट्रैकर मिलता है, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि वे रवि की तलाश में अकेले नहीं हैं, कोई और भी उनका पीछा कर रहा है। वहां पूछताछ के दौरान उन्हें पता चल जाता है कि रवि बस से मुंबई गया है। आगे प्रसीक रवि से बताता है कि खजाने का दरवाजा 3 चाबियों से मिलकर खुलता है। एक चाबी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, दूसरी चाबी तुम्हारे पिता के हत्यारों के पास है, और तीसरी का पता तुम्हें दीक्षित सर की बुक से
चलेगा। आगे बुक में से रवि को एक मैप मिलता है जिसमें उन्हें एक पाइपलाइन दिखती है जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए सारे मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेस जैसे राजभवन से जुड़ी हुई थी। चूँकि पाइपलाइन अंत में राजभवन पर खत्म हो गई थी, इसलिए उन्हें लगता है कि अगला क्लू उन्हें राजभवन से ही मिलेगा। अगले दिन रवि प्रियल और प्रसीक के साथ राजभवन में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम को देखने के बहाने वहां पहुंच जाता है और रवि अभी को बाहर से नज़र रखने को कहता है। राजभवन के अंदर रवि डॉक्टर सर देशमुख के फोटो में दीक्षित सर के जैसी अंगूठी देखता है। तब रवि समझ जाता है कि इनका सिलेदारों से कुछ न कुछ संबंध होगा, जिसके बाद रवि को सर्च करने पर पता चलता है कि डॉक्टर सर देशमुख ने अपने समय में वहाँ एक लाइब्रेरी बनवाई थी। फिर क्या रवि प्रसीक के साथ लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रभु भी रवि को खोजता हुआ राजभवन पहुँच जाता है। लाइब्रेरी में रवि और प्रसीक को सिलेदारों के निशानों के रूप में म्यान में लगी 2 तलवारें मिलती हैं, जिन्हें खींचने पर लाइब्रेरी में नीचे एक सुरंग खुलती है जिसमें रवि और प्रसीक के प्रवेश करते ही बाहर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। सुरंग के अंदर उन्हें एक दरवाजे के अंदर से बॉक्स मिलता है कि तभी वहां प्रभु भी आ जाता है, जो प्रसीक से कहता है कि वो बॉक्स मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी की तरह तुम्हें भी मैं जान से मार दूंगा। जिसे सुनकर प्रसीक गुस्सा हो जाता है और प्रभु की जान ले लेता है। एंड फिर वहाँ रामचंद्र आता है जो प्रियल की कनपट्टी पर बंदूक रख के उनसे वो बॉक्स मांगता है और कहता है कि वो खजाना मेरा है, जिसे पाने के लिए मैंने जज को भी मार दिया, अब तुम लोगों की बारी है। जिसके बाद प्रसीक रामचंद्र को पकड़ लेता है और रवि तथा प्रियल को वहां से भगा देता है, लेकिन इस बीच रामचंद्र प्रसीक को गोली मार देता है। एंड फिर कुछ देर बाद वहां पुलिस आ जाती है तो रामचंद्र बहाना बना देता है कि प्रसीक और प्रभु की हत्या रवि और प्रियल ने की है। आगे रवि उस बॉक्स को खोलने और उसके ऊपर लिखे अक्षरों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन रवि को कुछ समझ में नहीं आता है कि तभी वहां प्रियल रवि से बताती है कि जज और प्रसीक की हत्या का जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि आज तक मैं गवर्नर रामचंद्र के लिए ही काम कर रही थी, लेकिन आज रामचंद्र ने मेरे ऊपर गन तानकर मुझे ही धोखा दे दिया, इसलिए रवि मुझे माफ़ कर दो। तब रवि कहता है कि तुमने ये सब गलती अनजाने में की है, लेकिन हमें गवर्नर रामचंद्र का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। एंड फिर रवि और प्रियल मिलकर डॉक्टर प्रताप के पास जाकर उस बॉक्स और चाबी को उन्हें दिखाते हैं, जिसे देखकर प्रताप को समझ में आ जाता है कि ये चाबी विजयनगर के खजाने की है। आगे प्रताप उस बॉक्स पर लिखे शब्दों को पढ़कर बताता है कि इस बॉक्स पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि अंकित है। एंड फिर रवि उस जन्मतिथि के अंकों को उस बॉक्स पर सेट करता है, लेकिन वो बॉक्स नहीं खुलता। फिर रवि कुछ सर्च करता है और अब वो उन नंबरों को छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के अंकों में बदलकर इंटर करता है, जिसके बाद बॉक्स खुल जाता है जिसमें उन्हें छत्रपति महाराज का एक खंजर और एक चित्रित कपड़ा मिलता है, जिसे देखकर प्रताप बताता है कि ऐसा नक्काशीदार कपड़ा कर्नाटक के बादामी गुफा में स्थित शिव मंदिर में देखने को मिलता है। जिसके बाद प्रताप रवि प्रियल और आदि को लेकर हेलीकॉप्टर से कर्नाटक के लिए निकल जाता है, लेकिन उन्हें पुलिस देख लेती है और उन्हें ट्रैक करने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस को पता चल जाता है कि राजभवन के अंदर मारा गया एक शख्स प्रभु है, जो पिछले 8 सालों से पैरोल पर जेल से बाहर है, जिसका संबंध शायद गवर्नर रामचंद्र से है। एंड फिर सीन बादामी गुफा के शिव मंदिर का होता है, जहां उन्हें मंदिर के बाहर पानी के आउटलेट में एक शंख मिलता है, जिसे देखकर प्रताप को पता चल जाता है कि ये शंख भगवान विष्णु का है। एंड फिर सभी वहां एक गुफा में बने भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी रवि को ट्रैक करते हुए कर्नाटक पहुंच जाती है। गुफा के पास रामचंद्र अपनी टीम के साथ आकर रवि के सर पर बंदूक तानकर खजाने के बारे में पूछता है, जिस पर रवि रामचंद्र समेत सबको लेकर विष्णु जी के मंदिर में जाता है। मंदिर में भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति नजर आती है। जब रवि मूर्ति में शंख को लगाता है तो वहां एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर एक और दरवाजा होता है, जिस दरवाजे में रवि बॉक्स वाला खंजर डालकर उसे खोल देता है। दरवाजा खुलते ही उसके अंदर बहुत सारा खजाना दिखाई पड़ता है। खजाना देखकर रामचंद्र एकदम खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन नहीं मिलता। खजाने को देखकर रवि कहता है कि जरूर सिलेदारों ने सिंहासन को कहीं और छिपाया होगा, इसलिए रवि वहां सिंहासन की तलाश में क्लू ढूंढने लगता है कि उसकी नज़र वहां पर एक बॉक्स पर पड़ती है। जिस बॉक्स में रवि खंजर डालकर खोलता है तो उसमें से तीसरी चाबी बाहर निकल कर आती है,
जिसके बाद रवि रामचंद्र से दूसरी चाबी के बारे में पूछता है, लेकिन रामचंद्र साफ मना कर देता है कि मेरे पास कोई चाबी नहीं है। तभी प्रताप वहां आकर रामचंद्र को शूट कर देता है। एंड फिर बॉक्स को ध्यान से प्रताप देखता है, जिस पर लिखे शब्दों से पता चलता है कि महाराज का सिंहासन रायगढ़ के किले में है। तब प्रियल रवि से कहती है कि तुम प्रताप को लेकर रायगढ़ जाओ, मैं यहाँ देख लूँगी। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। एंड फिर सीन रायगढ़ का होता है, जहाँ वे छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास स्थान और उनके अन्य जगहों को कनेक्ट करने वाले खलबत खाना के अंदर जाती हैं, जिसके अंदर उन्हें एक सुरंग दिखाई पड़ती है। फिर आगे सुरंग में दिखने वाले क्लू की सहायता से रवि और प्रताप एक गुप्त दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। एंड फिर रवि उस दरवाजे में दोनों चाबियों को लगाते हुए कहता है कि तीसरी चाबी तो हमारे पास है ही नहीं। तभी प्रताप रवि के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि सिंहासन के दरवाजे को खोलने के लिए 2 ही चाबियों की जरूरत है। तीसरी चाबी के नाम पर तो सिलेदारों ने अफवाह फैलाई थी, ताकि अगर कोई सिंहासन के दरवाजे तक पहुंच भी जाए तो दरवाज़ा न खोल पाए। और हाँ रवि, तुम्हारे पिता और जज को मैंने ही मरवाया था, रामचंद्र ने नहीं। वो तो बस मेरे खेल का एक मोहरा था। वहाँ रवि को प्रताप के पास दरवाजे के लाक में लगने वाला दूसरा हिस्सा भी दिखाई पड़ता है। आगे रवि प्रताप से पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, जिस पर प्रताप बताता है कि शिवाजी से पहले मेरे वंशज यहाँ राज करते थे, लेकिन शिवाजी ने मेरे वंशजों की हत्या करके इस पर कब्जा कर लिया। तभी प्रताप दरवाजे में आधे हिस्से को लगा देता है, जिसके बाद भी दरवाज़ा तो नहीं खुलता। बदले में वहाँ तेजी से पानी भरने लगता है। गुस्से में प्रताप रवि से लड़ने लगता है, जिस दौरान रवि प्रताप को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे शुरू से ही लग रहा था कि तुम मुझसे गद्दारी करोगे, इसलिए मैंने वो तीसरी चाबी छुपाकर अपने पास रखी थी और मौके का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद रवि प्रताप को मारकर गड्ढे में फेंक देता है और तीसरी चाबी को लाक में लगा देता है। चाबी के लगते ही वहाँ से पानी गायब हो जाता है और एक बड़ा सा पत्थर प्रताप के ऊपर गिर जाता है, जिसमें दबकर प्रताप की मौत हो जाती है। एंड फिर दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। सिंहासन को देखकर रवि प्रतिज्ञा करता है कि वह आज से एक सच्चा सिलेदार होने के नाते छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन की हमेशा रक्षा करेगा और सिलेदारों की प्रतिष्ठा पर कभी आंच नहीं आने देगा। इसी के साथ यह वेब सीरीज समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।